नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक शानदार, जबरदस्त और जोरदार सी वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे इतिहास का ऐसा युद्ध जिसे आप प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हो, और इस युद्ध के बाद आप जानते हैं कि भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती हुई आपको नजर आ रही होगी। साथियों, अगर प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि की बात करें तो हम प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि के अलावा हम बहुत सारी चीजों को आज इस वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, और आप मानेंगे कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी आज आपके क्लियर हो जाएंगे, और आप जानेंगे आखिरकार प्लासी के युद्ध के बाद किस तरह से अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए पहले कदम को आगे बढ़ा दिया। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत पर अंग्रेजों के समय में एक शक्तिशाली शासक शासन किया करते थे जिनको आप मुगल कहते थे। ये मुगल इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी, तब जाकर ये व्यापार कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज अपने आप को शक्तिशाली करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि मुगल जो थे वो कमजोर होते हुए नजर आए। जब मुगल भारत में कमजोर होते नजर आए तो इस चीज का फायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे, और अंग्रेजों ने देखा कि जिस समय भारत पर कोई शक्तिशाली शासक शासन नहीं कर रहा था, उसी समय शक्तिशाली शासक ना होने की वजह से छोटे छोटे शासकों ने अपने सूबों को अलग कर लिया और उनका स्वतंत्र रूप से अपने आप को शासक नियुक्त कर दिया। एक ऐसा ही सूबा हुआ करता था जो भारत में हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण था, जिसे आप बंगाल के नाम से जानते थे। हम याद करेंगे कि बंगाल की स्थिति क्या थी, क्योंकि प्लासी का युद्ध जो है वो बंगाल की दृष्टि से देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब भारत के अंदर मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, उसी समय बंगाल को अलग करके, बंगाल सूबे को अलग करके उसका पहला नवाब बना, जिस व्यक्ति का नाम था मुर्शीद कुली खां। क्या नाम था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां क्यों यहां पर साथियों नवाब बना? मुर्शीद कुली खां इसलिए नवाब बना बंगाल का क्योंकि मुगल शासक कोई भी ताकतवर बचा नहीं था। तो बंगाल का आपसे पहला नवाब पूछा जाएगा, कौन बना? मुर्शीद कुली खां, जो एक दीवान के रूप में था, यह बंगाल का पहला नवाब बना स्वतंत्र रूप से। इसके बाद जो अगला नवाब बना बंगाल का, वह साथियों यहां पर शुजाउद्दीन नाम का व्यक्ति बना, और शुजाउद्दीन के बाद जो अगला बंगाल का नवाब बना वो सरफराज खान बना, और सरफराज खान के बाद साथियों अलीवर्दी खान, जो 1740 से लेकर 1756 तक बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठा। जब तक अलीवर्दी खान बंगाल की नवाब की गद्दी पर बैठा, यहां तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन यहां से आगे क्या हुआ, अंग्रेजों को लालसा थी कि बंगाल को हमें हथियाना है। लेकिन यह अलीवर्दी खान जो था ये बहुत अनुभवी व्यक्ति था, और ये जानता था अंग्रेजों की नीति को, अंग्रेजों की चाल को, इसलिए इस व्यक्ति ने, अलीवर्दी खान ने, अपने होते हुए अंग्रेजों को सत्ता स्थापित बंगाल के अंदर नहीं करने दी। ये अलीवर्दी खान जो अंग्रेज हैं उनकी संज्ञा मधुमक्खियों से करता है, और आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है। अलीवर्दी खान कहता है कि जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खियों के गुच्छे की तरह हैं, अगर आप इनको छेड़ेंगे नहीं तो ये आपको शहद देंगे, और अगर आप इनको छेड़ेंगे तो ये आपको काट काट कर खत्म कर देंगे। ऐसा अलीवर्दी खां कहा जाता था। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों की तुलना किस व्यक्ति ने मधुमक्खी के गुच्छे से की है? अलीवर्दी खां, जो बंगाल का नवाब इस क्रम में बन रहा था। अलीवर्दी खां की बहुत सारी बेटियां थीं, और बेटियों में से ही जब उनकी शादी हुई तो उनके बेटे भी पैदा हुए। अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा बंगाल का अगला नवाब बनता है, जिससे आगे भारत के अंदर इस बंगाल की स्थिति बदलने वाली है। जब अलीवर्दी खां के जो बेटी का बेटा था, जिसके बारे में अगर हम बात करें, जिसका नाम सुराजुद्दौला हुआ करता था, सुराजुद्दौला जो अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा है, यह बंगाल का नवाब बन जाता है। सुराजुद्दौला जो है ये थोड़ा नई उम्र का व्यक्ति होता है और थोड़ा जोशीला व्यक्ति होता है। इसको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता है राजनीति के बारे में, और इसी चीज का फायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि आसान नहीं होगा सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर कब्जा करना। तब इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, और इन्होंने कहा जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का यहां पर सेनापति था, जिसका नाम था यहां पर मीर जाफर। क्या नाम था? मीर जाफर। दरअसल मीर जाफर जो है ये सिराजुद्दौला का सेनापति रहने वाला है। अंग्रेजों ने इस व्यक्ति के साथ यहां पर चाल चल के इसको अपने खेमे में बुला लिया। सत्य, मैंने कहा कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज बहुत चालाक हुआ करते थे, और अंग्रेजों ने क्या किया कि जो अलीवर्दी खां था उसकी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था घसीटी बेगम, ये सिराजुद्दौला की यहां पर मौसी हुआ करती थी, इसको भी अपने खेमे में बुला लिया।
इसके अलावा साथियों एक राय दुर्लभ नाम के यहां पर कह सकते हैं दीवान हुआ करते थे, बहुत बड़े व्यापारी थे। और जगत सेठ नाम के भी एक व्यापारी थे। ये बंगाल के दो बड़े व्यापारी हुआ करते थे। इनको धन का लालच देकर अपने खेमे में बुला लिया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ है वो साथियों आपका 23 जून 1757 को हुआ है। जिस युद्ध में साथियों एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा है यहां पर रॉबर्ट क्लाइव। आपसे बहुत प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजों की तरफ से प्लासी के युद्ध में किसने नेतृत्व किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसके साथ कौन है? मीर जाफर जो खुद नवाब का सेनापति है, घसीटी बेगम जो नवाब की यहां पर मौसी है, राय दुर्लभ और जगत सेठ जो बंगाल के दो बड़े नवाब हैं, बड़े व्यापारी हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्लासी के युद्ध में देख लें कि बंगाल के नवाब का साथ कौन दे रहा है? दो ईमानदार व्यक्ति जिनका नाम था यहां पर मीर मदान, क्या मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों व्यक्ति नवाब का साथ देने के लिए आगे आए हैं। जबकि भारत में एक और शक्ति ऐसी थी जो अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, जिसको आप फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते होंगे। यह भी इस समय नवाब का साथ देने के लिए खड़ी थी। दोस्तों मैंने कहा जो सिराजुद्दौला है, ये सिराजुद्दौला थोड़ा अनुभवी नहीं था और ना अनुभवी होने के कारण साथियों और जोशीले व्यक्ति होने की वजह से, नई युवा होने की वजह से इसको बार बार अंग्रेज छेड़ने का काम किया करते थे कि तू किसी तरह से हमसे लड़ाई लड़। ऐसे ही साथियों एक चाल अंग्रेजों के द्वारा चली गई, जिसे आप जानते होंगे 20 जून 1756 को एक चाल चली गई जिसे काल कोठरी के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति जो जेड हॉलवेल के नाम से जाना जाता है, जेड हॉलवेल कहता है कि एक बहुत बड़े कमरे में 146 लोगों को इस नवाब सिराजुद्दौला ने बंद किया और बंद करने के बाद उसमें से 123 लोगों को जिंदा जला दिया। 123 लोग जब जिंदा जलाए गए उनमें से 22 लोग आज कहां हैं उनका कोई नहीं पता, और एक मैं बचा हूं जो बता रहा हूं कि अंग्रेजों के साथ इस सिराजुद्दौला ने बहुत बड़ा यहां पर धोखा किया है। 146 लोगों को बंद करके कमरे में जिंदा जला देने का काम किया है। उन 146 में से बाकी सब खत्म हो गए, बाकी सब मर गए या मिल नहीं रहे। एक मैं बचा हूं जो इस वृत्तांत को बचा रहा हूं। इस वृत्तांत को ही काल कोठरी घटना या ब्लैक होल ट्रस्टी के नाम से जानते हैं, जो जेड हॉलवेल ने यहां पर आकर बताई थी। इसकी बुक का नाम है अलाइव द वंडर, जो जेड हॉलवेल के द्वारा लिखी गई है। दरअसल ऐसा हो ही नहीं सकता कि 146 लोगों को एक बंद कमरे में एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, और अगर ऐसा हो भी जाए, कमरा बहुत बड़ा रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें से सारे लोग मर जाएं, सिर्फ एक हॉलवेल नाम का व्यक्ति बचे। यह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी थी जिसकी वजह से इस सिराजुद्दौला को अंग्रेज उकसाने का काम कर रहे थे कि किसी तरह तू हमसे आकर लड़ाई लड़। आपसे पूछेगा हॉलवेल के काल कोठरी घटना कब हुई? आप इसका आंसर 20 जून 1756 बता रहे होंगे। साथियों हुआ क्या, अगर हम प्लासी के युद्ध में एक बार नजर डाल लें तो यहां पर कुल जो सेना हुआ करती थी, अगर हम नवाब की बात करें तो नवाब की साथियों एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, लगभग 50,000 की सेना हुआ करती थी। जबकि इस रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 3,000 की सेना हुआ करती थी, जो साथियों प्लासी के युद्ध में हम वृत्तांत देखने के लिए जा रहे हैं। क्या 50,000 की सेना को 3,000 की सेना से अंग्रेज और उनका नेतृत्व करने वाला यह रॉबर्ट क्लाइव हरा पाता? यह कभी संभव नहीं था। लेकिन मैंने कहा कि भारत के अंदर जयचंदों की कमी नहीं रही है। भारत के अंदर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो कि अंग्रेजों का साथ देकर गद्दारी करके भारत को ही गुलाम बनाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। जैसे कि बात करूं मीर जाफर, कहने को तो सेनापति यह सिराजुद्दौला का है, लेकिन साथ किसका दे रहा है? आज अंग्रेजों का दे रहा है। आपसे प्रश्न पूछेगा प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया? आंसर होगा मीर जाफर। दूसरी घसीटी बेगम जो खुद मौसी किसकी है? सिराजुद्दौला की। और ये दो बड़े व्यापारी जो अंग्रेजों का साथ देने का काम कर रहे हैं। पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ? आप कहेंगे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। आप देख पा रहे होंगे साथियों, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ तो सिराजुद्दौला को लग रहा था कि मेरी बहुत बड़ी संख्या है, मैं अंग्रेजों को कुछ ही पल में धूल चटा दूंगा। लेकिन साथियों कहा जाता है कि मीर जाफर ने यहां पर धोखा दिया और मीर जाफर ने सेना को युद्ध लड़ने का आदेश ही नहीं दिया। तब देखा मीर जाफर की 3,000 लोग बहुत बड़े खेमे को 50,000 के को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब सिराजुद्दौला जब इस चीज को देखा तो उसने मीर जाफर से कहा कि ये क्या हो रहा है, आपको युद्ध में ताकत से लड़ना होगा। मीर जाफर ने कहा साहब कोई नहीं, 3,000 की सेना है हमारे पास, बहुत बड़ी सेना है। आप एक काम करो, आप वापस चले जाओ युद्ध भूमि से, युद्ध को मैं संभालने का काम करता हूं।
साथियों आप इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई युद्ध इतिहास के अंदर होता था, अगर नवाब या जो आपका सेनापति है या जो राजा है, अगर वो जिंदा है, युद्ध लड़ रहा है, तो युद्ध में आप कायम हो। और अगर आपका राजा या आपका शासक या आपका सेनापति वहां से चला गया या मारा गया, तो आप निश्चित रूप से युद्ध हार गए, ऐसा माना जाता था। जब नवाब ही कुछ युद्ध भूमि से छोड़कर जाने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे ही ये व्यक्ति युद्ध भूमि छोड़कर जाने लगा, मीर जाफर जो बहुत बड़ा धोखेबाज था, इसने यहां पर अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया और जाते हुए सिराजुद्दौला को इस मीर जाफर के बेटे मीरन ने रास्ते में ही खत्म कर दिया। क्या? मीर जाफर के बेटे मीरन ने इस सिराजुद्दौला को रास्ते में खत्म कर दिया। और इस युद्ध के अंदर जो 50,000 की सेना थी, वह मीर जाफर के धोखा देने की वजह से साथियों यहां पर क्या हुआ, हार गई और जीत गया कौन साथियों? अंग्रेजों का एक छोटा सा खेमा। आपको याद रखना होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ, आपका आंसर आ जाना चाहिए। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया, आंसर आ जाना चाहिए। किस व्यक्ति ने कालकोटनी घटना का वृत्तांत बताया, आप कहेंगे जेड हॉलवेल, आपका आंसर आ जाना चाहिए। घसीटी बेगम सिराजुद्दौला की कौन थी, मौसी थी, आपका आंसर आ जाना चाहिए। कौन कौन यहां पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में खड़े थे और कौन कौन यहां पर साथियों बात करें सिराजुद्दौला के खेमे में खड़े थे? ये दो सेनापति थे, मीर मदान और मोहनलाल, और इनके साथियों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फिर भी ये खेमा यहां हार गया, क्योंकि साथियों आपका मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। साथियों छोटी छोटी वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो प्लासी का युद्ध है उस पर लग जाना चाहिए। अगली वीडियो किसकी चाहते हैं ये आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।